जय श्री श्याम दोस्तों। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़। फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, जैसे हम अगर एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। हम सबसे पहले टेक्निकल सीखते हैं, जैसे कि हम चार्ट्स के बारे में सीखते हैं। चार्ट्स, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइन, काफ़ी चीज़ें जो भी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है हम सब कुछ कवर करते हैं। उसके बाद अगर हम एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल्स चेक करना। जैसे टेक्निकल्स में चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस मैटर करते हैं, वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मैटर करती है कंपनी की हेल्थ ऑफ अ कंपनी की। कंपनी फंडामेंटली कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है प्रोमोटर्स होल्डिंग। तो देखिए, प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स बेसिकली ओनर होते हैं कंपनी के, ओनर ऑफ द कंपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ABC एक कंपनी है, तो उसका जो ओनर है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। तो देखिए, जब भी हम उसकी बैलेंस शीट के अंदर, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट है उसकी प्रमोटर्स होल्डिंग, तो देखिए वो क्या होती है, वो कंटिन्यूस कभी डिक्रीज़ होएगी या फिर वो इंक्रीज़ होएगी या कभी कभी वो स्टेबल भी रहती है। तो देखिए, अगर वो माइनर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो रही है तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हो रही है तो भी ठीक है, वो स्टेबल है तो भी ठीक है। लेकिन अगर उसमें क्या हो जाए, मेजर चेंज आ जाए, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गिर जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, तो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिससे प्रोमोटर को, खुद को, ऑनर को ये लग रहा है कि अब कंपनी को किसी तरीके का नुकसान हो सकता है। ये एक रीज़न रहता है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे लिए एक बुरी चीज़ है अगर प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। और अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब कि कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है जो कंपनी के ऑनर को खुद पता है कि ये आगे जाके शेयर काफ़ी अच्छा करने वाला है इस कंपनी का। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज़ होना काफ़ी अच्छा साइन माना जाता है किसी भी कंपनी की, जो हम फंडामेंटल एनालिसिस को चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद एक चीज़ आती है, एक तो हो गई प्रमोटर्स होल्डिंग, उसके बाद हमारी आती है FII या फिर DII, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो अगर ये भी इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब भी ये है कि कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो अच्छे से होने वाली है। ठीक है, और ये डिक्रीज़ करना है नेगेटिव साइन होता है। FII DIS का डिक्रीज़ करना बैड साइन होता है। उसी तरीके से फिर हमारी आ जाती है गवर्नमेंट होल्डिंग। तो गवर्नमेंट होल्डिंग भी क्या होनी चाहिए? कम ही होनी चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट होल्डिंग लगाती है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंपनी के ऊपर मतलब बाउंडेशंस टाइप लगा देती है, जिससे कंपनी ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाती। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि गवर्नमेंट होल्डिंग भी उसमें लो ही हो, ज़्यादा वो पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी ना हो। सबसे फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप किसी भी कंपनी की फंडामेंटल्स चेक कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग चेक करो कि क्या वो कंटिन्यूस डिक्रीज तो नहीं हो रही। तो ये माना जाता है कि अगर वो 50% है प्रोमोटर होल्डिंग या फिर 50% से ज़्यादा है तो कंपनी इज़ गुड। लेकिन अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग 10% है, 20% है और वो कंपनी भी अच्छी नहीं है तो हम उसको एक नेगेटिव साइन देंगे। लेकिन अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी खासी है, 50% है, 50% से ज़्यादा है, ठीक है। और एक और चीज़ आती है इसके बाद, पब्लिक होल्डिंग। तो पब्लिक होल्डिंग क्या होती है? लेसर इज़ गुड, जितनी कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक घुसी हुई है वो शेयर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ज़्यादा अच्छे पोटेंशियल गुड जो कंपनी होती है उसमें पब्लिक का आपको जो परसेंटेज है वो कम ही देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, लाइक प्रमोटर्स, FIIs, DIIs, गवर्नमेंट, पब्लिक। तो इस तरीके से परसेंटेज होता है, लाइक ये 50% हो गया, FII DIIs 20% हो गया, गवर्नमेंट 15% हो गया और बचा भी जितना है वो पब्लिक सेक्टर में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिल जाती है। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है, FII DIIs होल्डिंग जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, गवर्नमेंट की 0% भी हो, थोड़ा बहुत 10-20% भी हो, ठीक है। देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे screener.in,
अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं screener.in पे, आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स ही लेते हैं, एशियन पेंट्स खुल गया। इसके बाद देखिए जब आप यहाँ पे आपको ये चार्ट्स, एनालिसिस, पीयर्स, क्वार्टर, ये सब इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। कैश फ्लो रेशियोज़, यहाँ पे जब आप इन्वेस्टर्स के कॉलम में आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देता है, जैसे इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग है 52.63% और ये एकदम स्टेबल है। यहाँ पे आप ईयरली भी देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी 2017 से 2024 तक ये एकदम स्टेबल है। इसमें माइनर सिर्फ पॉइंटेज में चेंज आया है, 52% ही है। उसके बाद देखिए FIIs ये इंक्रीज डिक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ज़्यादा इतना चेंज नहीं है। 18, 15, 16 इस तरीके से 20 से 15 के बीच में ही हैं। उसके बाद DIIs देखिए 7%, 11%, 9% इस तरीके से ये इंक्रीज डिक्रीज़ हो रही है। गवर्नमेंट का इसका कम परसेंटेज है, 0.06 है। उसी तरीके से पब्लिक इसमें 18% है और ये भी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो रही है। अदर्स के कॉलम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ शो नहीं है। पब्लिक्स में आप देख सकते हैं कौन कौन है, और जसवीर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, टेस्ला, इस तरीके से। गवर्नमेंट के अंदर नहीं शो हो रहा। DIIs के अंदर देखिए LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SBI म्यूचुअल फंड, SBI निफ्टी 50। तो किन लोगों ने आप इन्वेस्ट कर रखा है वो भी आप कंपनी का किसी भी उसके अंदर देख सकते हैं। तो यही है, अगर आपको किसी और कंपनी का सर्च करना है तो आप किसी भी कंपनी का इस तरीके से सर्च करके आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स के अंदर आके किसी भी कंपनी का आप देख सकते हैं। ये देखिए इजीली काफ़ी आपको पता चल जाएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करने में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैश फ्लो का। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बैलेंस शीट से पहले कैश फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट के बारे में भी पढ़ेंगे। कैश फ्लो के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए कैश फ्लो सबसे पहला आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि कंपनी की कोई भी कंपनी है उसका जो मेन बिजनेस है, वो जो मेन काम कर रही है, जैसे कि अगर उसका सेलिंग एंड परचेजिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो उसके मेन जो बिज़नेस से जितनी भी कैश फ्लो आ रही है, पैसे आना पैसे का जाना, उसकी मेन एक्टिविटीज़ से वो सब क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक पेंट की कंपनी है, वो पेंट बना रही है, तो उसने कितना पेंट का सामान बनाने में उसने जितना सामान खरीदने के लिए जो पैसे दिए और जो उसने सामान को बेच के जो उसके पास पैसे है, वही इनफ्लो और आउटफ्लो जो कैश हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। उसके बाद हमारा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मतलब जो कंपनी भी किसी में इन्वेस्ट करती है, जैसे शेयर्स में या फिर बॉन्ड्स में, है ना, बहुत सारी, या फिर लैंड एंड मशीनरी, बहुत सारी चीज़ें जो है प्लांट एंड मशीनरी वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करती है, तो उसको इन्वेस्ट करने से या बेचने से जो भी इनफ्लो या फिर आउटफ्लो हो वो आता है हमारा इन्वेस्टिंग के अंदर। उसके बाद हमारा लास्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के अंदर क्या होता है? फाइनेंसिंग के अंदर ये होता है कि अगर उन्होंने कोई बोरोइंग्स लिया है या फिर उन्होंने जो लोन लिया है उसको पेमेंट किया, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस थर्ड वाले के अंदर आती है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो देखिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है ना, वो हमें कंटिन्यूस ना इंक्रीज़ करती हुई मिलनी चाहिए, और इंक्रीज़ इन पॉजिटिव। अगर हमारी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, अगर वो इंक्रीज़ कर रही है और वो भी पॉजिटिव, जैसे कि इस बार वो हो गई +2000 करोड़, उसके बाद वो हो गई +3000 करोड़, इस तरीके से अगर वो प्लस में बढ़ती जा रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुड बी इंक्रीज़ इन पॉजिटिव। उसके बाद हम इन्वेस्टिंग चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग भी क्या होनी चाहिए? वो इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है। ये जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो सिर्फ इंक्रीज़ होनी चाहिए नेगेटिव में। इंक्रीज़ इन नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो भी उन्होंने नेगेटिव में इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि उन्होंने कैश फ्लो गया है, उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी, उन्होंने अच्छी चीज़ों में कहीं इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट करना तो अच्छी बात होती है, तो इन्वेस्टमेंट करने से जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, उनके ये जो नेगेटिव है
वो इंक्रीज़ होगी इन्वेस्टिंग वाले कॉलम में। उसके बाद हमारा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोथ हो सकती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है या फिर डिक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है। चाहे वो प्लस में इंक्रीज़ हो रही है, माइनस में इंक्रीज़ हो रही है, वो कैसे भी हो सकती है, उसका कोई हमारा वो इतना हमें देखना नहीं है। बस हमें ये देखना है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो पॉजिटिव इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है वो नेगेटिव में इंक्रीज़ होनी चाहिए, और फाइनेंसिंग बोथ हो सकती है। अब देखिए कैश फ्लो के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम होता है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का सिंपल सा मतलब ये है कि जब ये सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है, सारा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, पूरे जब कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो हो जाता है, उसके बाद कंपनी के पास क्या बचा, उसके बाद कंपनी के हाथ में कितना कैश बचा, उसे हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। इसको निकालने का एक बहुत ईजी सा फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना भी यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश आ रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसको आप यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद आपको करना है यहाँ से कैश फ्लो फ्रॉम परचेज ऑफ एसेट्स। जो भी आपने एसेट्स परचेज़ किया वहाँ पे इसको माइनस कर दो, और जितनी भी आपने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की है वो आप उसको प्लस कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये आपको माइनस करना है और ये आपको यहाँ पे प्लस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी 2000 करोड़ रुपए की इस बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आई है, और आपने इस बार एसेट परचेज़ की है कितनी, 50 की, और यहाँ पे आपने सेल की है कितने की, 150 की। तो इसमें 150 ये हो जाएगा 2100, यानी कि 2100 करोड़ का अभी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है, यानी कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कंपनी। वो सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के बाद, ऑपरेशनल वाली भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी, सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के बाद भी कंपनी की जो पोजीशन अच्छी है, उनके पास 2100 करोड़ रुपीज़ अभी भी उनके पास फ्री कैश फ्लो है, जो वो कहीं पे भी वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ पे अभी कवर किया है। इसके बाद हम अगले वीडियोज़ में बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करेंगे। बैलेंस शीट किस तरीके से क्या क्या उसमें कीवर्ड्स होते हैं जो आपको जानने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।